दोस्तों, यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट में ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब ऑर्गेनाइज किया, कंडक्ट किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 40 से ज्यादा बॉम्बर्स फाइटर जेट्स को यूक्रेन ने बिल्कुल खत्म कर दिया उनकी पोजीशन पे। यह अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो यूक्रेन की तरफ से जो भी ड्रोन्स का अटैक रशिया की तरफ हो रहा था, उन ड्रोन्स को इंटरनेशनल बॉर्डर पे ही गिरा दिया जाता था। बट अब की बार आप देखो कि 4,500 किलोमीटर रशिया के अंदर जाकर के यूक्रेनियन ड्रोन्स ने रशियन एयरबेस को उड़ा डाला। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। अभी तक इतनी लंबी लड़ाई हो गई, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत हद तक यूक्रेनियन ड्रोन्स के जितने भी स्वॉर्म्स थे उनको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया। वो बात अलग है कि उनकी सक्सेस रेट थोड़ी कम थी, रशिया की तरफ से जो सक्सेस रेट आनी थी, बट स्टिल यूक्रेन कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ धरे हुए बैठा हुआ दिख रहा था। यूं लग रहा था कि रशिया पीट रहा है। बट अब की बार क्या हुआ, ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने एक अलग ही फेस दिखाया है इस पर्टिकुलर वॉर का। और इसमें सबसे बड़ी बात जो हुई है ना, वो ध्यान रखने वाली बात है कि रशिया यूक्रेन लड़ाई में उलझे रहे, पर दोनों के बीच में ट्रेड नहीं रुका और उस ट्रेड का ही खामियाजा रशिया को भुगतना पड़ा। कैसे भुगतना पड़ा वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। बाकी अभी के लिए ये बात है कि 40 फाइटर जेट्स ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के तहत उड़ा दिए गए, और हम यहां पर उन 10 इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि यूक्रेन रशिया के बीच में अभी जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको हम समझेंगे। ध्यान रखें, संडे को ये जो अटैक हुआ, इसमें आप देखोगे कि 34% ऑफ द स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल्स को अटैक तक कर दिया गया। ये अपने आप में रशिया ने तो कह दिया कि ये टेरर अटैक है, बट यहां पर यूक्रेन ने जो किया है ना, इसको एक टेक्टिकल सक्सेस के तौर पे देखा जा रहा है कि बहुत गजब के तरीके से यूक्रेन ने 18 महीनों में यह प्लान किया और इसे अंजाम तक पहुंचाया। वाकई में रशिया की जो एयर डिफेंस है उसको एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। सवाल यह है कि क्या हमारे लिए भी यहां पर से कुछ लेसन निकलता है? आंसर है एब्सोल्युटली यस। वो क्या होगा पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और दूसरा PWOnlyIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिनमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में है, टाइटन 2026 इंग्लिश में है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में है। जो भी कोर्स आपको ऑप्ट करना है उसमें आपको साल देखना है, क्या आपका टारगेटेड ईयर है, प्लस आपका मीडियम क्या है। इनमें आपको जो भी कोर्स आप ऑप्ट करेंगे उनमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जीएस की भी और सीसेट की, प्लस में डेली एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी आपको दी जाएगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो हुआ कैसे ये वो समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये कि 40 के लगभग स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को यूक्रेनियन ड्रोन्स ने उड़ा दिया, और वो एयरबेस आप देखो, बेलाया, यूक्रेन बॉर्डर से 4700 किलोमीटर की दूरी पे, बिल्कुल यूक्रेन यहां पर है तो रशिया पूरा क्रॉस करके आप ईस्टर्न कोस्ट की तरफ चले जाओ, वहां पर अटैक हुआ है। इसके अलावा डियागिलेवा 700 किलोमीटर दूर, ओलिनेया 2000 किलोमीटर दूर, इवानोवा 900 किलोमीटर दूर। इतना डीप पेनिट्रेशन यूक्रेन ने पहली बार किया है, इसीलिए कहा कि भाई हिस्ट्री इज रिटन टुडे। तो ये अपने आप में पॉसिबल कैसे हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ट्रेड की वजह से हुआ। यूक्रेन से और रशिया से एक दूसरे की तरफ माल की आवाजाही लगातार थी। अब यूक्रेन ने क्या किया, जो कंटेनर्स ट्रक्स पे जाया करते थे उन कंटेनर्स में ऊपर की तरफ, पुष्पा मूवी में जिस तरीके से वो जाया करते थे ना स्मगलिंग करने के, रेड सैंडर्स, लाल चंदन की लकड़ियां, उसी तरीके से एक आधे पोर्शन में इस तरीके के कंपार्टमेंट्स बना दिए और उनमें ड्रोन्स को कर दिया फिक्स, और उन कंपार्टमेंट्स को फिक्स अंडर इससे ये जो शेड थी इसके अंडर में कवर कर दिया, और नीचे जो था वो जो माल था, जो भी गुड्स उनको सप्लाई करने थे वो कर दिए, और फिर पहुंचा दिया दूर दूर तक रशिया के जितने भी एयर बेसिस थे उनके नजदीक। और फिर उसके बाद में ट्रिगर मिला, रिमोटली ऑपरेटेड ये ड्रोन्स थे। इन ड्रोन्स को हम बोलते हैं, एक टेक्निकल अगर वर्ड बोले तो FPV, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। यूं लगता है जैसे पहला कोई भी देखे ना तो यूं लगे कि मैं ही ऑपरेट कर रहा हूं, उस तरीके से वो बिहेव करता है। तो ऐसे में वो ड्रोन्स फिर एयर बेसिस के पास में जिस तरीके से कंटेनर वाले जो ट्रक्स थे वो डिप्लॉय हो गए, वहां से फिर ड्रोन्स को लॉन्च किया गया, और जा करके जो भी बॉम्बर्स थे, फाइटर जेट्स थे, उन पे जाकर के बॉम्ब गिरा करके ड्रोन्स फट गए। इसका नतीजा यह हुआ कि रशिया को बताया जा रहा $7 बिलियन का एक झटके में नुकसान कर दिया, और ऐसा नुकसान जो शायद रशिया याद रखेगा। अब सवाल यह आता है कि ये सारी जो चीजें हुई हैं, इन सारी चीजों में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, जो लोग भी ये कहते हैं ना
कि जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो तो ट्रेड तो एटलीस्ट बंद नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये एक सीधा जवाब है कि ट्रेड क्यों बंद होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड जैसे लूप होल्स का फिर यूज करना शुरू कर देते हैं जो लोग कोवर्ट वॉरफेयर में उतर जाते हैं। एक तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पर आप लड़ाई को हर डोमेन में उतार चुके हैं, राइट। तो जो टेररिस्ट है वो भी इसी तरीके से हमारे अगेंस्ट में अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, है ना। वो बात अलग है कि हमने हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा तैयार कर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी अटैक्स एयर के थ्रू हमारे ऊपर पाकिस्तान की तरफ से हुआ, उन सबको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। बट स्टिल इस पॉसिबिलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो एयर बेसेस है ना, वहां पर आपको ध्यान होना चाहिए कि जो रोहिंग्याज है या जो बांग्लादेशीज हैं इलीगली इंडिया में आए हुए, उनकी बस्तियां बनी हुई है, तो उनको आईएसआई बांग्लादेश के थ्रू ऑपरेट करवा सकती है। तो ऐसे में ये जो यूक्रेन ने किया है ना, इससे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, राइट। आप देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट की टेकअवेज। 41 रशियन एयरक्राफ्ट्स को उड़ाया ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के तहत। 34% रशिया की स्ट्रेटेजिक बॉम्बर कैरिंग क्रूज मिसाइल कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। $7 बिलियन का ये टोटल नुकसान है। ये अपने आप में रशिया की तरफ से कहा गया है कि ये टेरर अटैक है, कि आपने छुप करके इस तरीके से अटैक किया है। 1-to-1 लड़ाई जो थी वो नहीं है। बट अगेन रशिया ने ये कह दिया कि हमारे ऊपर जो अटैक हुआ है उसको हमने वहां पे रिपेल तो कर दिया, बट अब एक तरीके से एक यहां पर सिग्नल निकल के आ रहा है, जब लड़ाई इतनी गंदे लेवल तक पहुंच चुकी है तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है। तो इसके भी कयास अब हो रहे हैं कि अब लार्ज स्केल पे रशिया इन्वेड कर सकता है। फिर आ जाओ रशियन मिलिट्री एयरफील्ड्स की टारगेटिंग की, तो इसमें कहां कहां पर अटैक किया गया है उनकी अगर बात करें तो ड्रोन यूज हुए, एफपीवी ड्रोन मैंने आपको बता दिया, और इसमें मरमेंस्क और इकुत्स्क रीजन जो है रशिया के, वहां पर टारगेट किए गए हैं। इस ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग की बात करें तो टोटल 18 महीनों की प्लानिंग रही, क्योंकि आप डीप रशिया में बिल्कुल आगे तक जाकर के 4,500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर जाकर के आप बॉम्ब्स गिरा रहे हो उनके एयर बेसिस पे, तो ये अपने आप में प्लानिंग बहुत ज्यादा लंबी है। तभी तो इसको टेक्टिकल ब्रिलियंस का एग्जाम्पल दिया है। 117 ड्रोन्स का यूज किया गया है, और इस बात को वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट उनके द्वारा भी पोस्ट के तहत बताया है। इसके अलावा ये कुछ भी हुआ जो सारा का सारा स्मगलिंग के बेसिस पे हुआ, जो मैंने बताया कि कोवर्टली ड्रोन्स को ट्रांसपोर्ट किया गया कंटेनर्स के ऊपर सेट करते हुए, जैसा कि हमने इमेज में देखा। इसके अलावा यूक्रेन अपनी तरफ से सीज फायर की पूरी कोशिश कर रहा है। जब से यूएसए में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से यूक्रेन तो देखो बिल्कुल रेडी था कि सीज फायर कर लो, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि अनकंडीशनल सीज फायर के लिए रेडी है यूक्रेन, रशिया टेबल पर आ जाए। बट रशिया ने लड़ाई को चूज किया, तो यूक्रेन ने भी फिर इसका मुंह तोड़ जवाब देने का अपना तरीका निकाल लिया। यूक्रेन चाहता है कि भाई रशिया पे हर तरीके से सैंक्शंस लगे, चाहे फिर वो किसी भी तरीके का प्रेशर हो जो रशिया को रोक सके इस युद्ध से, हर तरीके का प्रेशर आप अप्लाई करो, फिर सैंक्शंस हो या फिर कोई और तरीके का आप काम कर सके। तो बोला हर तरीके से यूक्रेन ये चाहता है। यूक्रेन ने अभी तक जितने भी ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं उनकी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गहराई वाला ये अटैक है, जैसा ऑलरेडी हमने देख लिया कि ओलेनिया एयरबेस जो है यूक्रेन बॉर्डर से 1900 किलोमीटर की दूरी पर है। और कहां पर है ये? रशियन आर्कटिक रीजन में। अब आप सोचो कि रशिया का जो आर्कटिक वाला रीजन है, यहां पर इसका अटैक यहां से यूक्रेन से, अब आप खुद सोच लीजिए कि कितना डीप पेनिट्रेट किया है। इधर मंगोलिया की तरफ इस वाले रीजन पे अटैक किया है, राइट। तो ये अपने आप में यूक्रेन की टैक्टिकल ब्रिलियंस को शो करता है ना। बट वहीं पर हमें भी यहां पर देखने की जरूरत है कि हमारे साथ भी क्या हो सकता है, राइट। अब रशिया बदला क्या लेगा वो तो समय बताएगा, बट हमारे एयर बेसिस को भी हमें बहुत ज़्यादा सिक्योर सेफ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी इंटरनली बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, टूल्स हैं, या फिर जिसको हम 0.5 फ्रंट बोलते हैं, वो हमारी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट में फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं हर तरीके से इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में। तो हमें बांग्लादेश नेपाल वाली पोरस बॉर्डर को भी कहीं ना कहीं कंटेन करने की जरूरत है, मैनेज करने की जरूरत है। वो बात ठीक है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी लेयर डिफेंस सिस्टम ने वाकई में अपना एक एग्जाम्पल सेट किया है वर्ल्ड लेवल पे। हमारे पास में आज के टाइम पर भार्गवास्त्र भी हमने डेवलप कर लिया है, एक ऐसा डिफेंस टूल जो कि इंडिविजुअल लेवल पे भी एसेट्स को प्रोटेक्शन दे सके। अब इसकी लॉन्चिंग तो हो चुकी है, बस इंडक्शन जो है हमारी आर्म फोर्सेज में वो होना बाकी है। और बाकी पाकिस्तान की तरफ से जिस लेवल का अटैक हुआ उसका मुंह तोड़ जवाब हमने दिया ही है, उसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। पर एक चीज यहां पर हमें समझनी होगी, जो भी वल्नरेबल एरियाज में हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में डिस्टेबलाइजेशन इतना सारा रहता है, तो वहां पर चिनाब ब्रिज जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बना, उस पर रेगुलर ट्रैफिक क्यों नहीं चल रहा? कहीं ना कहीं यही एक लॉजिक है। पता नहीं कि आज के जो टेररिस्ट हैं वो AK-47 के बेसिस पे थोड़े ना लड़ेंगे। अब उनके हाथ इस तरीके से ड्रोन लग गए तो वो ड्रोन से ही लड़ना पसंद करेंगे,
राइट। तो ऐसी परिस्थितियों में ऑपरेशन स्पाइडर जो है वो हमारे लिए भी आई ओपनर का काम कर रहा है। हमें रेडी रहना है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, हम रेडी हैं, पर साथ ही साथ एक ये भी डिमांड आ रही है कि इंडिया को एक सेपरेट कमांड डेवलप कर देनी चाहिए, जिसके तहत आप ये जो आपका ड्रोन्स का और मिसाइल्स का पूरा जो सेगमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने की हम तैयारी कर सकें। रशिया के जो बॉम्बर्स थे, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, उसमें TU-95, TU-22 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है ना, उनको टारगेट किया गया। रडार हो या फिर फाइटर जेट्स हो, उनको टारगेट किया गया। अब यूक्रेन तो देखो अपनी तरफ से ऑफेंसिव बना रहेगा, बट हमें भी यहां पर यह चीज समझनी होगी कि पाकिस्तान क्या मानेगा, नहीं। चाइना की तरफ से भी इस तरीके की टैक्टिक्स अपने लेवल पे बनाई जा सकती है। तो ऐसे में जब भी वॉर हो तो उस टाइम पर इंडिया की तरफ से जो ट्रेड रोकने वाली काम होती है ना, तो उसको लेकर के आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्यों ट्रेड रोका जाता है जब युद्ध शुरू हो जाता है? आप खुद देख लो, रशिया की जो न्यूक्लियर साइट्स है ना, उन तक को हिट करने की कोशिश की गई है। और ये जो आप देख सकते, न्यूक्लियर साइट का मतलब जिन बॉम्बर्स का यूज करके न्यूक्लियर वेपन तक डिलीवर किए जा सकते, उन बॉम्बर्स को हिट किया गया है। तो वो चीजें शो करती हैं कि भाई यूक्रेन भी आर पार की लड़ाई में उतरा हुआ है, फिर कैसे भी करो, शाम दाम दंड भेद, राइट। तो ये अपने आप में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।